नमो नमः मित्रों, आप सब कैसे हैं। आइए आज हम समास में जो है बहुब्रीहि समास को पढ़ते हैं और ये आखिरी नंबर पे आता है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य पद की जहाँ प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। संस्कृत में ये होता है कि जो ये सूत्र होता है ना, इसी सूत्र में पूरी परिभाषा निहित होती है। बस दो शब्दों का वो पढ़ लीजिए, पूरी व्याख्या समाप्त हो जाती है उसी में। तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, मतलब जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, ठीक है ना, यानी समस्त पद मिल करके किसी दूसरे की विशेषता बताएं, वह जो है क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। प्राय एक चीज ये ध्यान रखना, ये जो है समास जो है किसी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह यहाँ विद्यमान ना हो, मतलब दो पद मिलके किसी तीसरे की विशेषता बताएं। तो इसके भेद जो है कितने हैं, हमने पहले ही लिख दिया, क्योंकि लिखने लगते हैं तो फिर बिना मतलब में टाइम जाता है। बहुब्रीहि समास के भेद, तो बहुब्रीहि समास के कितने भेद हैं, इसके 3 भेद हैं, ठीक है ना। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि। तीनों बड़े आसान हैं, बहुत ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। समान अधिकरण लिखा है ना, समानाधिकरण, समान और अधिकरण अलग करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें दीर्घ संधि मिलेगी आपको। तो समान अधिकरण का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ की विभक्ति एक तरह हो, ठीक है ना, उसी को समान अधिकरण कहते हैं बहुब्रीहि, ठीक है ना, मतलब वो समान अधिकरण बहुब्रीहि कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं एक दो उदाहरण के माध्यम से कि कैसे समान अधिकरण हो गया। जैसे एक शब्द है आपका पीतांबरम, ठीक है ना, तो पीतांबरम नहीं होगा, पीतांबरम होगा। पीतांबरम करेंगे तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। देखिए इसको अलग करके बता रहे हैं, पीतम अंबरम यस्य सः, ठीक है। नहीं पका पका उदाहरण, आपने खूब पढ़ा होगा इसको। तो आप आइए जानते हैं कि ये कैसे समान अधिकरण में है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीतम और यहाँ अंबरम है ना। तो पीतम भी एक ही विभक्ति में है और अंबरम भी एक ही विभक्ति में है, दोनों तरफ की विभक्ति समान हो, ठीक है ना। जब दोनों विभक्ति समान होती है उसी को जो है समानाधिकरण कहते हैं, ठीक है ना। और एक आध दो उदाहरण और भी ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। जैसे हो गया कि पद्मासनम, ठीक है ना, पद्मम आसनम यस्य सः, तो पद्म है आसन जिसका, ठीक है ना, या यस्या सा लगा दें, ठीक है ना। कमल है आसन जिसका, यस्य सः लगाएंगे तो वही ब्रह्मा जी का आसन है कमल, और यदि सा लगाएंगे तो फिर वो सरस्वती का बोधक हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप इतना समझो कि समानाधिकरण किसको कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ की विभक्ति समान। अब दोनों तरफ क्या है, देखिए जैसे पीतम और अंबरम, ठीक है ना, ये भी एक ही विभक्ति में है और ये भी एक ही विभक्ति में, दोनों की विभक्तियां समान हैं। जिस विभक्ति में ये है, अभी प्रथमा और द्वितीय एक ही होता है, ठीक है ना, नपुंसकलिंग में है, और ये भी जो है प्रथमा द्वितीय एक ही में होता है। तो देखिए पीतम अंबरम दोनों का हो गया, ठीक है ना। तो जब दोनों विभक्ति एक समान होती है दोनों पद की, ठीक है ना, जैसे एक पद पीतम है दूसरा पद अंबरम है, तो उसी को कहेंगे समान अधिकरण बहुब्रीहि, ठीक है। आइए जान लेते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि। तो व्यधिकरण बहुब्रीहि का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ की विभक्ति अलग अलग हो, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा,
चंद्रशेखर, ठीक है ना, चंद्रशेखर। तो इसको अलग करके देखें, चंद्र शेखरे यस्य सः, ठीक। चंद्रशेखर माने चंद्र शेखरे यस्य सः। अब देखिए दोनों पद अलग हो गया ना, चंद्र जो है ये प्रथमा में हो गया, शेखर सप्तमी में हो गया। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। अगर मान लीजिए जैसे वीणा पाणी कह दें तो वीणा पाणव यस्य सः, तो वीणा आपका जो है प्रथमा में हो गया और पाणव जो है सप्तमी में चला गया। तो एक चीज ये ध्यान देना कि प्रायः प्रायः, अब हमेशा तो नहीं कह सकते कि लगातार होगा, प्रायः जो है व्यधिकरण समास जो है, जो बहुब्रीहि है व्यधिकरण, ये सप्तमी विभक्ति में होता है, ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं तुल्य योग बहुब्रीहि, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास। तो तुल्य योग का मतलब जानते हो क्या होता है? तुल्य का मतलब होता है साथ के अर्थ में, ठीक है ना, बराबरी के अर्थ में हो, उसी को तुल्य योग कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने ना एक सूत्र पढ़ा है, तृतीय विभक्ति में सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो इसके लिए जानते हो क्या आता है? सह, ठीक है ना। और सह को जो है विकल्प से क्या आदेश हो जाता है? स आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे सानुजह, अनुजह नहीं होगा, सानुजेन, ये प्राय तृतीय विभक्ति में होगा, ठीक। तो अगर इसको अलग करेंगे तो तृतीय विभक्ति करेंगे, अगर एक होगा तो जो है समस्त पद क्या कहलाएगा? सानुजह, ठीक है ना। अब इसको हम विग्रह कर दें तो ये हो जाएगा अनुजेन सहिता, ठीक है ना, अनुजेन सहिता। तो ध्यान रखना कि जब जो है सह के साथ बहुब्रीहि समास करेंगे तो ये जो पहला पद है ना, ये तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, ठीक है ना, ये तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, क्योंकि सह साकम सार्धम समम तृतीय में तो पढ़े हो, ठीक है ना। साथ का अर्थ द्योतित हो तो द्योतित हो, मतलब पता चले कि इसमें साथ का अर्थ में हो रहा है तो वहाँ तृतीय विभक्ति होती है, तो हमने अनुजेन में तृतीय कर दिया। इसी तरह से सभार्या कर सकते हो, ठीक है ना, कि भार्यया, जैसे भार्या है सीता के जैसे रूप चलाएंगे तो भार्यया सहिता सभार्या, मान लीजिए ससीता कह दें, ठीक है ना, तो सीतया सहितम, सीता के साथ, ठीक। बस आप ये जानो कि जब ये जो है इसका विग्रह करने लगेंगे तो पहला पद जो है तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, ठीक है ना। और सहिता आपको लिख देना है, और सहिता का क्या बचेगा? सा बचेगा, और यही सा कहाँ आ गया? सानुजा, ठीक है ना, दोनों में संधि कर दी गई है ना, अनुजा में आ लिखा था, सा का आ था, तो दोनों को मिला दिए, सा का आ और अनुजा का आ, तो दीर्घ हो गया, तो दीर्घ संधि मिल गई, हो गया सानुजा, ठीक है। बस आप ये देखना जब आप जो है समास विग्रह करेंगे तो पहला पद तृतीय में हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रायः जो है दूसरा पद सप्तमी में होगा, और इसमें देखिए दोनों पद एक जैसे होगा, है ना, सरल तरीका। तो ठीक है, बस 5 मिनट में आप भी रिवीजन कर लो। अगले वीडियो में हम आपको जो है प्रत्यय बताएंगे, वाक्य प्रयोग बता देंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमो नमः।